नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका इस भेंट वार्ता में। आज मैं हूं आपके साथ दीपक निषाद और हमारे साथ बात करने के लिए हमने स्टूडियो में आज आमंत्रित किया है डॉक्टर राजेश जैन को। आप प्रोफेसर हैं, विभागाध्यक्ष हैं, अस्थि रोग विभाग, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं आज 20 अक्टूबर है और 20 अक्टूबर को खासकर अस्थियों से जुड़ी हुई एक खास बीमारी के बारे में हम बात करते हैं। उस बीमारी का नाम है, उस रोग का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। और ऑस्टियोपोरोसिस को ही लेकर के 20 अक्टूबर को चिन्हित किया गया है और इस खास दिनांक पर विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है। तो क्या है ये बीमारी, क्यों होती है, क्या लक्षण होते हैं इसके, तमाम बिंदुओं पर बात करने के लिए डॉक्टर राजेश जैन हमारे बीच हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर राजेश जैन आपसे जानना चाहेंगे कि दुनिया भर में विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 20 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है। 20 अक्टूबर के दिन ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाने का उद्देश्य ऑस्टियोपोरोसिस के प्रति लोगों की जागरूकता को बढ़ाना है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत ही सामान्य अवस्था है जो वृद्धावस्था में हड्डियों को प्रभावित करती है और इस वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और उनके टूटने का खतरा ज़्यादा रहता है। एक स्टडी के मुताबिक प्रति 3 में से 1 महिला जिनकी उम्र 50 साल से अधिक है एवं 5 में से 1 पुरुष जिनकी उम्र 50 साल से अधिक है की हड्डियों में अस्थि भंग या जिसे अपन कहते हैं फ्रैक्चर कहते हैं का कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो ये बहुत ही सामान्य बीमारी है जिसके प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रति 20 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे यानी विश्व अस्थि भंगुरता दिवस। आपने बताया कि अस्थि भंग होने की बीमारी है, हड्डियों में कमजोरी हो सकती है। बिल्कुल जी। तो इसमें आपने बताया कि पुरुषों और महिलाओं का एक आंकड़ा आपने दिया, एक अध्ययन के मुताबिक वो आंकड़ा आपने बताया, लेकिन क्या वो सिर्फ बढ़ती उम्र की बीमारी ही इसे माना जाए या फिर आज की बदलती हुई जीवन शैली में युवाओं को भी ये बीमारी अपने चपेट में ले रही है? ऑस्टियोपोरोसिस होने के कई कारण हैं। अगर अपन देखें तो शरीर की सभी हड्डियों में नई हड्डी का बनना एवं पुरानी हड्डियों का क्षय होने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जब बचपन रहता है और युवा अवस्था रहती है तो उस दौरान नई हड्डी ज़्यादा बनती है एवं क्षय होने की हड्डी की रफ्तार कम रहती है। यह रफ्तार 30 वर्ष की उम्र पर सबसे मैक्सिमम पहुंचती है, जिसको अपन पीक बोन मास बोलती हैं। इस टाइम पर जो हड्डी मजबूत होती है वो सबसे ज्यादा मजबूत हड्डी 30 वर्ष के आयु के आसपास व्यक्ति अचीव कर लेता है। उसके पश्चात उम्र भर हड्डी में क्षय होने की क्रिया ज्यादा रहती है और नई हड्डी बनने की क्रिया थोड़ी कम रहती है, जिससे हड्डियों में घिसाव रहता है। परंतु जब यह घिसाव असामान्य रूप से तेज गति से हो जाए तो हड्डियां काफी कमजोर हो जाती हैं, जिसको अपन ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इसमें विभिन्न कारण हो सकते हैं, जिसमें खान पान, आपका व्यायाम न करना, ये मुख्य कारण है। और कभी कभी अपन विभिन्न बीमारियों के लिए जो दवाइयां लेते हैं उससे भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, जैसे एपिलेप्सी की दवाई फिनोबार्बिटोन, मिर्गी की जिसे अपन बोलते हैं उसमें लेने से, या फिर दर्द की ज्यादा गोलियां खाने से, एनाल्जेसिक वगैरह, या स्टेरॉइड जैसे अस्थमा की बीमारी है और वो स्टेरॉइड ले रहे हैं तो उसमें ये ज्यादा हो सकती है। या महिलाओं में अगर किसी कारण से आपका ओवरी निकालनी पड़ी या बच्चादानी निकालनी पड़ी या उनमें मासिक धर्म जो है वो जल्दी बंद हो गया, तो इन सब कारणों से उनमें ऑस्टियोपोरोसिस कम उम्र में भी हो सकती है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि बहुत सामान्य बीमारी है ये और कई उम्र अवस्था के लोगों को ये बीमारी हो सकती है। जैसा कि ऑस्टियोपोरोसिस नाम से ही जाहिर है कि हड्डियों का कमजोर होना, उसका भुरभुरा होना और बहुत हल्के चोट और दबाव से भी ये आपकी हड्डियां फ्रैक्चर हो सकती हैं। तो कैसे आपको मालूम चले कि आपके शरीर में यदि किसी अंग में, हड्डियों में दर्द है तो उस दर्द को आप ऑस्टियोपोरोसिस के रूप में लें या फिर किसी अन्य दर्द के रूप में लें? यह बीमारी सामान्यतः कोई लक्षण उत्पन्न नहीं करती है और जो लक्षण उत्पन्न होती हैं वो काफी समय के बाद होती हैं। यह धीरे धीरे होती रहती है और वर्षों के बाद में बीमारी का पता लगता है। बहुत टाइम बीमारी का पता तब लगता है जब एक छोटी सी चोट के बाद में आपकी अस्थि भंग हो जाती है और जब आप उपचार के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि वह अस्थि पहले से बीमारी से कमजोर हो गई थी। कभी कभी वृद्ध व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि उनके जो लंबाई है वो कम हो गई, या
कभी कभी हड्डी जो है पीठ के कमर वो आगे की तरफ झुकने लगती है, जिससे इस बीमारी का पता चलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति पीठ में दर्द की वजह से आता है और जब उसको देखा जाता है ध्यानपूर्वक तो पता चलता है कि उनकी पीठ की रीढ़ की हड्डी कमजोर हो गई थी, जो मामूली सी चोट से टूट गई और उनको टूटने की वजह से वो दर्द हो रहा है। यानी कि उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जांच करने के बाद ही पता चलता है कि आप ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार हैं या नहीं हैं। और एक खामोश बीमारी है, दबे पांव आती है, पता नहीं चलता है। तो इसके लक्षण को समय रहते हम कैसे जान लें कि हम ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार होने जा रहे हैं या ऑस्टियोपोरोसिस से हम ग्रस्त होने जा रहे हैं? इसको जानने के लिए आपको जो ऑस्टियोपोरोसिस का पता करने के लिए कुछ गाइडलाइन है जी। अगर आप वृद्धावस्था में, स्पेशली वृद्धावस्था में महिला है जिन्हें और कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो 65 की उम्र के पश्चात या 65 की उम्र के पश्चात, और पुरुषों में 70 की उम्र के बाद में उनको अपनी हड्डियों की जांच करानी चाहिए, जिसे अपन बोन स्कैन कहती हैं या डेक्सा स्कैन कहती हैं। उस जांच के द्वारा या सामान्य एक्सरे से अपन इसका पता कर सकते हैं कि बोन मास डेंसिटी कितनी है और जिसके अनुसार आप उनका बीमारी का पता लगा सकती हैं। परंतु जिन व्यक्तियों में रिस्क फैक्टर, जैसा मैंने बताया कि अगर कोई स्टेरॉइड के इंजेक्शन ले रहे हैं या मलनरिस से हैं, जिनका न्यूट्रिशन लेवल इतना अच्छा नहीं है, कुपोषित हैं, जी बिल्कुल कुपोषित हैं, या आपको लगे कोई स्टेरॉइड वगैरह ले रहे हैं किसी कारण से, तो उनमें ये, या फिर आपका जो मासिक धर्म है वो जल्दी बंद हो गया महिलाओं में, तो ऐसे व्यक्तियों में आप कम उम्र पे भी उनका परीक्षण करके बीमारी का पता कर सकते हैं कि वो ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रसित हैं अथवा नहीं। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है और जांच के माध्यम से आप जान पाते हैं कि घनत्व कितना कम हुआ है और उसके हिसाब से आप उपचार भी करते हैं। आपने बताया कि कई सारे उसके फैक्टर्स हो सकते हैं, कई सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण ये चीजें होती हैं, और हम जानना चाहेंगे कि और क्या कारण होते हैं दवाइयों के सेवन के अलावा, या जो कारण अभी तक आपने बताए, जैसे उसमें क्या किसी व्यक्ति के परिवार में किसी का इतिहास रहा हो इस तरह की बीमारी होने का, या निष्क्रिय जीवन शैली भी इसके पीछे एक वजह हो सकती है। ये सारी वजहें हैं। अपन को इनका ऑस्टियोपोरोसिस किस वजह से हो रहा है इसका अभी सही से जानकारी नहीं है, पर ऑस्टियोपोरोसिस में क्या हो रहा है इसके बारे में अपन को पता है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हड्डियों का घिसाव की रफ्तार नई हड्डी बनने की रफ्तार से ज़्यादा तेज हो रही है, तो इससे घिसाव हड्डियों में ज़्यादा हो रहा है, नई हड्डी कम बन रही है, अतः हड्डी आपकी खोखली या अपन बोले कमजोर हो जा रही है। इसमें विभिन्न कारण हैं, जैसा आपने बताया एक रेस और हेरिडिटरी फैक्टर, ये फैक्टर भी होते हैं, और इससे पहले आपका जो न्यूट्रिशनल फैक्टर है, ये जैसा मैंने आपको अभी पूर्व में बताया कि जो आपका बचपन में जो रहता है 30 वर्ष की अवस्था तक जो आप बोन मिनरल डेंसिटी अचीव करते हैं, हड्डियां बनती है उस टाइम जी तक। बिल्कुल, उस टाइम पे हड्डियां बनती हैं, वो आपकी डेंसिटी मिनरल, बोन मिनरल डेंसिटी पीक पे रहती है उस टाइम पे। तो उस टाइम तक पे बहुत आवश्यक है कि बच्चे अच्छा सा आहार करें और उनकी खेलकूद की एक्टिविटी काफी सारी रहे, तो वो आपका रिजर्वायर है, वो काफी सारा रिजर्वायर उत्पन्न हो जाता है, वो रिजर्वायर आपको आगे की उम्र तक में काम में आता रहता है। यानी कि बचपन में आप जो खान पान आहार लेते हैं और उससे जो कैल्शियम या आपके शरीर में हड्डियों में जो घनत्व होता है, खनिज का घनत्व होता है, वो बढ़ता है और एक भंडार के रूप में काम करता है, जो ताउम्र आपके लिए काम करता है। बिल्कुल जी काम करता है, और आपको आगे की उम्र में भी अपने आहार, खान पान और आपकी जो लाइफ स्टाइल है जिसको आपको एक्टिव बना के रखना है अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, आपने खान पान की खासकर बात की, और खासकर युवा अवस्था में जब आपकी हड्डियों के बढ़ने का उम्र होता है, हड्डियां बन रही होती हैं, उस समय आपके खान पान पे ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो आप जब खान पान की बात करते हैं तो किस तरह के खान पान को विशेष तवज्जो दिया जाना चाहिए? आपका जो खान पान है वो संतुलित आहार होना चाहिए, जिस आहार में बोन के लिए आपको कैल्शियम और दूसरे तत्व जैसे आपके मैग्नीशियम, फास्फोरस और आपका विटामिन डी, साथ में कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे आपके पैराथायराइड हार्मोन्स, कैल्सिटोनिन और ईस्ट्रोजेंस फीमेल में, ये सारे हार्मोन्स और विभिन्न अन्य फैक्टर ये डिटरमिन करते हैं कि आपकी जो बोन मिनरल डेंसिटी कैसे बने और कितनी आपकी मजबूत हड्डी, या आसान भाषा में गए वो आपकी मजबूत हड्डी कैसे बने। तो जहां तक खान पान का प्रश्न है तो आपको वैसी डाइट लेनी है जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में हो। जैसे
आप ताजी हरी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, पालक हुआ या फूल गोभी, बंद गोभी, टमाटर, इनमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है। और सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है आपके डेयरी प्रोडक्ट में, दूध में, दही में, फल हुए, फल जैसे कि आप अंजीर, अखरोट वगैरह, जी अखरोट, बादाम, इन ड्राई फ्रूट्स वगैरह, इनमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी वगैरह रहता है। तो इनका आप सेवन करें तो उसके सेवन करने से आपका न्यूट्रिशनल जो स्टेटस है वो इम्प्रूव होगा, पोषण की अवस्था अच्छी रहेगी, पोषण की अवस्था अच्छी रहेगी। और साथ में जो ज्यादा जरूरी है कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो एक्टिव रहनी चाहिए, आपकी मांसपेशियां जो हैं वो ज्यादा काम करें और निरंतर आप व्यायाम करते रहें, उससे आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा जो है वो कम रहता है। हड्डियों का सीधा संबंध जो है कैल्शियम से है, और कैल्शियम के साथ साथ आपने खनिज पदार्थों का भी नाम लिया, फास्फोरस और दूसरे जो मिनरल्स उसमें हो सकते हैं कम मात्रा में। तो कैल्शियम युक्त आहार लेना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ विटामिन डी लेना भी बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि विटामिन डी की लोग उपेक्षा करते हैं क्योंकि ये आराम से मिलने वाली चीज है, लोग बोलते हैं सूर्य के प्रकाश से ही मिल जाती है, वो हमें वैसे ही मिल जाती है। जबकि एक अध्ययन में ये बात सामने आई है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें विटामिन डी की बहुत कमी होती है। तो विटामिन डी का कैल्शियम से क्या संबंध है? असल में जो कैल्शियम अपने शरीर में एब्जॉर्ब होता है, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए आपके विटामिन डी की आवश्यकता होती है। विटामिन डी आपका सूर्य के प्रकाश में मिल जाता है, लेकिन अभी आपकी जो लाइफ स्टाइल जैसे चेंज हुई है उसमें आपको बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका संबंध विटामिन डी से निकाला जा रहा है जी। जैसे आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिसीज हुई या दिल की बीमारियां हुई, इंसोम्निया हुआ और भिन्न बीमारियां हैं जिनका विटामिन डी से संबंध है। पर विटामिन डी का हड्डियों के साथ में सीधा संबंध है क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। अगर आपका विटामिन डी जो कि एक्टिव फॉर्म में होता है, इसको एक्टिव फॉर्म में अपन करने के लिए आपका लिवर और उसके बाद में किडनी का रोल रहता है, जिसके बाद में विटामिन डी एक एक्टिव फॉर्म में बनता है। उस एक्टिव फॉर्म का विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है आंत से, जिससे कि वो कैल्शियम आपके हड्डियों के उपयोग में आ सके जी। और यदि आपकी बात को मैं सही समझ रहा हूं, यदि आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम जो आप ले रहे हैं आहार के माध्यम से उसका अवशोषण सही तरीके से नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा जी। इसलिए जरूरी है कि आप विटामिन डी भी पर्याप्त रूप से लें, पर्याप्त मात्रा में लें। और ये आसानी से बहुत सस्ते दर पे आपको सूर्य के प्रकाश से मिलता है। और जैसा कि आपने बताया कि निष्क्रिय जीवन शैली लोगों की हो गई है, लोग धूप में भी नहीं निकलते हैं, एसी रूम में बैठे रहते हैं, तो ये भी एक उसके पीछे जिम्मेदार वजह हो सकती है। तो आप दिन में या हफ्ते में लोगों को क्या सलाह देंगे कि कितनी बार कम से कम आपको सूर्य के प्रकाश के सामने होना चाहिए और कितने समय के लिए होना चाहिए? दिन में आपका निरंतर आप फिजिकल एक्टिविटी करते रहें, स्वच्छ हवा में घूमें, दोपहर में आप सुबह के टाइम पे टहलने जाएं, जिससे आपको आपकी मांसपेशियां एक्टिव होंगी। साथ में आपका जो विटामिन डी लेवल है सूर्य के प्रकाश से वो बढ़ेगा और इन सब से आपका जो बोन है वो स्ट्रांग मजबूत बोन जो है वो आप प्राप्त कर पाएंगे। और विटामिन डी के जो डाइटरी सोर्सेज हैं उसमें आप स्पेशली जो मिल्क प्रोडक्ट रहती हैं, दूध हुआ, दही हुआ, अंडे की जर्दी है, इन सब में विटामिन डी, मछली हुआ, फिश ऑयल, इन सब में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में रहता है। बाकी ताजी सब्जियां हैं उसमें भी विटामिन डी है, तो इन सब का आप सेवन करें तो आप इनसे बच पाएंगे। जॉइंट्स की मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए उसके लिए ओमेगा 3 का भी कहीं कोई रोल होता है, उसकी भी कोई भूमिका होती है? ओमेगा 3 फैटी एसिड जी 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 जी, उससे बढ़ता है, आपका मोबिलिटी बढ़ती है, उससे शरीर में तन्यता आती है और आप ज्यादा मांसपेशियों में थोड़ा वो कहते हैं कि मजबूती आती है आपको। जी। और डॉक्टर साहब, खासकर जब इस तरह की बीमारियों की बात हम करते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की बात करते हैं, तो कई लोग बोलते हैं कि इसका इलाज संभव ही नहीं है, आप बचाव कर सकते हैं जी। तो क्या ये मिथ है या इसमें क्या सत्यता है? असल में ऑस्टियोपोरोसिस से जो आपको ऑस्टियोपोरोसिस एक बार अगर आपको हो जाए तो आप अपना बोन मिनरल डेंसिटी को थोड़ा इम्प्रूव कर सकती हैं, पर आप पूरी तरह से उसको ठीक नहीं कर पाती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आपका उपचार है वो दो तरीके का होता है। एक तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से जो कमजोर हड्डियां हो जाती हैं उनमें टूटने की प्रवृत्ति ज्यादा रहती है, तो आपको वो सब कोशिशें करनी है जिससे आपकी हड्डी जो है वो ना टूटे, या आपको ऐसी चीजें करनी है जिससे आपको चोट कम से कम लगे। दूसरा जो उसका उपचार है कि आपको अपनी हड्डियों को मजबूत करना है।
तो ये जो उपचार को अपन 2 भागों में करते हैं जी। आप जो पहला भाग जो मैंने बताया उसमें आपको अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है, आपकी जो नियमित जो आपकी क्रियाएं हैं उनको थोड़ा सा संशोधित करना है। जैसे में अगर अपन जाएं तो मुख्यतः वृद्ध व्यक्ति, ऑस्टियोपोरोसिस, कमजोर हड्डियां होती हैं, वो बाथरूम में अपने फिसल जाती हैं जिससे उनकी अस्थि भंग हो जाता है। तो आप साधारण सी चीज अपने बाथरूम के फ्लोर के टाइल्स को ऐसा बनाएं जिसमें आप फिसलन ना हो। या आप टॉयलेट करने के लिए बैठते हैं तो आपको खड़े होने में काफी समस्या आती है और उस टाइम पे गिरने की संभावना रहती है। तो केवल आप एक हैंडल लगा दें जिससे कि वो पकड़ के वृद्ध व्यक्ति खड़े हो पाए, या घर में पानी कहीं ना फैला हो, रोशनी पर्याप्त हो जिससे कि अंधेरे में वो गिरने का उनको भय नहीं रहे। तो ये सब चीजें करके आप उनको चोट लगने से बचा सकते हैं और चोट की वजह से ऑस्टियोपोरोटिक जो कमजोर हड्डियां हैं उनको टूटने से बचा सकते हैं। तो ये एक उपचार का एक भाग हुआ। दूसरा भाग है कि आप उनकी हड्डियों को मजबूत कैसे करें। हड्डियों को मजबूत करने के लिए जो है वो विभिन्न प्रकार का उपचार के लिए दवाइयां उपलब्ध हैं जिनको अपन देते हैं, जिसमें बिसफॉस्फोनेट्स ग्रुप की दवाइयां आती हैं जो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करेंगे तो वो आपको और बेहतर बता पाएंगे। एलेंड्रोनेट, कैल्सिटोनिन ग्रुप की दवाइयां होती हैं और साथ में इसके अपन कैल्शियम सप्लीमेंट और विटामिन डी वगैरह देते हैं उसके उपचार। ये चिकित्सक की परामर्श से आपको बिना परामर्श के आप बिल्कुल नहीं लेना चाहिए इसको। जी, और पहला पक्ष है जिसे हम अपना सकते हैं, जो हमारी जीवन शैली है, जीवन शैली में हम सुधार करके बिल्कुल हम ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि भंग की बीमारी से बच सकते हैं। और कहा भी जाता है, बहुत प्रचलित कहावत है कि रोकथाम इलाज से बेहतर है। तो आप बिल्कुल अपने आहार पे ध्यान दीजिए, अच्छी जीवन शैली अपनाइए, निष्क्रिय मत बैठे रहिए, तभी आप जो है इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। और डॉक्टर साहब, इसमें हम इसके साथ ही साथ ये जानना चाहेंगे कि जब हड्डियां कमजोर होती हैं तो हड्डियों का वो कौन सा भाग होता है, शरीर का कौन सा भाग होता है जिसपे ज्यादा जोर पड़ता है और जिसके ज्यादा भंग होने की संभावनाएं होती हैं? जी, विभिन्न प्रकार की हड्डियां हैं जो इस ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी में कॉमनली ग्रसित होती हैं, जैसे आपकी कलाई की हड्डी और रीढ़ की हड्डी, कूल्हे की हड्डी, ये कभी कभी पसलियां। तो ये वाली हड्डियां जो हैं ये इस बीमारी में ज्यादा प्रभावित होती हैं। जी, और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि आपको व्यायाम करना चाहिए जी, और सक्रिय जीवन शैली आपकी होनी चाहिए। तो जो ऑस्टियोपोरोटिक कोई पेशेंट है, कोई मरीज है जिसे अस्थि भंगुरता की बीमारी है, वो मरीज कैसे इस बात में अलगाव करे कि उसे व्यायाम करना है या नहीं करना है, करना है तो कौन सा व्यायाम करना है और कौन सा व्यायाम नहीं करना है? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। आपका कोई भी व्यायाम आप कभी भी करें, आपको ये हमेशा याद रखना है कि वो आपकी जो आपका स्टेमिना है उससे आगे नहीं हो। जी, क्योंकि वृद्ध व्यक्तियों में अस्थियां कमजोर हैं और उनमें स्टेमिना कम है, तो उनको कभी भी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, वो उनके लिए नुकसानदायक है। परंतु उनको अपने शरीर को एक्टिव बनाना है। जब अपन एक्टिव बनाने की बात करते हैं तो अपन बात करते हैं कि आप एक्टिव बनाने, जैसे आप अपनी जो दिन प्रतिदिन की जो क्रियाएं हैं वो आप अपने स्वतः करने की कोशिश करें, अपने आप से करें, किसी की मदद नहीं लें। दूसरा, आप मॉर्निंग वॉक करें, जॉगिंग करें, सीढ़ियां चढ़ें, इन सब से आपकी हड्डियां जो हैं वो मजबूत होगी। जो आपको नहीं करना है उसमें आपको वेगरस एक्सरसाइज, मतलब जिसमें आपका शरीर थके, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। सामने की तरफ झुकने वाला कोई कार्य नहीं करना है। बहुत थकाऊ व्यायाम आपको नहीं करना है। सामान्य रूप से जो आप व्यायाम कर सकते हैं, जिसकी आपकी शरीर इजाजत देती हो, वो ही व्यायाम आपको करना है। और आगे नहीं झुकना है, क्योंकि झुकने से आपकी हड्डियां बेंड होंगी, झुकेंगी और कमजोर हड्डियां टूट सकती हैं। बिल्कुल। इस और बात का आप व्यायाम जब करें तो आप ये पहले निर्णय लें कि आप किस एज ग्रुप के पर्सन जो हैं वो हैं। तो अपन जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि जिनकी ऑस्टियोपोरोटिक हड्डियां हैं और जिनकी उम्र जो है वो 60-65 से ऊपर की उम्र है, तो ऐसे व्यक्तियों को वेगरस एक्सरसाइज या अधिक व्यायाम करना बिल्कुल नहीं है। उनको लेकिन अपने आप को चलायमान रखना है, एक्टिव रखना है। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो मॉर्निंग वॉक करें, जॉगिंग इत्यादि करें, जिससे उनका जो शरीर है वो तंदुरुस्त रहे। बिल्कुल सही। और डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने शुरू में बताया था कि महिलाओं की जो संख्या है वो ज्यादा प्रोन होती है, ज्यादा एक्सपोज होती है इस तरह की बीमारी के प्रति, तो क्या कारण होता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा जो है वो इस बीमारी के प्रति ग्रसित होने की उनकी जो संभावनाएं होती हैं, आशंकाएं होती हैं, ज्यादा होती हैं? महिलाओं का शरीर रचना इस तरीके का है कि जो आपका ईस्ट्रोजन जो है उसका रोल
आपके बोन मिनरल डेंसिटी को बढ़ाने के काम में आता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है एक प्रकार का। ईस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है। तो जब आपका मासिक धर्म बंद हो जाता है तो ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। तो इसकी वजह से मासिक धर्म के बाद में, या जिसे अपन कहो पोस्ट मोनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए ये नितांत आवश्यक है कि बच्चियां जो बचपन में या जिसे अपन कहें परिपक्वता की उम्र में, वो अपने खान पान और एक्सरसाइज पे और जो उन सब चीजों पे विशेष तौर पर ध्यान रखें, ताकि उनका जो बोन मिनरल डेंसिटी का जो रिजर्वायर है वो अच्छे से बना रहे, अच्छा भंडार बना रहे हैं। अच्छा भंडार बना रहे हैं। कुल मिला के आपसे बात करके मुझे ये मंत्र समझ में आ रहा है कि आपके बचपन की जो जीवन शैली होती है, उस समय जिस समय आपके हड्डियों के बनने की प्रक्रिया चालू होती है, उस समय आपको अच्छा आहार लेना है। उस समय जो आपका भंडार सुरक्षित होगा, वो भंडार आगे तक आपके काम में आएगा। डॉक्टर साहब, हम बातचीत के आखिरी खंड में आ चुके हैं और यहाँ पर आपसे हम जानना चाहेंगे कि सब कुछ सही है, हो गया जी, और आपके अंदर लक्षण जो है पनप रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस होने के, तो आप क्या जांच लोगों को सजेस्ट करते हैं? किन जांचों के माध्यम से आप ये पता करते हैं कि व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस है? जैसा मैंने और कितना सस्ता होता है, और सरकारी हॉस्पिटल्स में, सरकारी अस्पतालों में ये कितना सुलभ होता है, कितना आसान होता है? जी, जैसा मैंने आपको बताया कि अभी पहले बताया कि अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस का पता करना है तो आप एक सिंपल एक्सरे से आप ऑस्टियोपोरोसिस का पता कर पाते हैं। एक मामूली सा एक्सरे करने से आपको ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में मालूम चल जाता है। लेकिन और भी बहुत सारी जांचें होती हैं, जैसे आप डेक्सा स्कैन होता है, तो उस डेक्सा स्कैन के माध्यम से आप ऑस्टियोपोरोसिस का पता कर सकते हैं। विटामिन डी की जांच से भी हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कैल्शियम की कमी है या नहीं है? विटामिन डी और कैल्शियम लेवल का पता करने से आपका डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता चलता ऑस्टियोपोरोसिस का। ये आपके जो सप्लीमेंट हैं, इनसे उनके बारे में पता चलता है। कैल्शियम के बारे में एक अच्छी चीज ये है कि कैल्शियम की आवश्यकता विभिन्न अंगों को होती है। जैसे कैल्शियम जो मुख्य रूप से आपके दांतों, हड्डियों, मांसपेशियों के लिए आवश्यक है, इसी तरह से वो स्नायु तंत्र के लिए आवश्यक है, ब्लड के क्लॉटिंग के लिए उसकी जरूरत पड़ती है। तो जब भी शरीर में कैल्शियम की कमी चालू हो तो सबसे पहले जो कैल्शियम अपनी हड्डियों से निकल के जो और अंगों को जहां पे कैल्शियम की आवश्यकता है वो वहां पर कैल्शियम चला जाता है, जिससे ब्लड लेवल कैल्शियम का बना रहता है, परंतु आपकी हड्डियां जो हैं वो कमजोर होती रहती हैं। जब काफी कम हो जाता है तब फिर वो ब्लड में आपके आता है। तो शुरुआत में आपके ऑस्टियोपोरोसिस में आप कैल्शियम लेवल देख के आपको समझ में नहीं पता चलता। जी डॉक्टर साहब, बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। आखिरी में चलते चलते आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, जी, जिन भी व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है, जी, उनका ऑस्टियोपोरोसिस लेवल अच्छा हो, वो ठीक हो जाए, और जिनको ना हुआ हो, उनको कभी ना हो, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के इस दिन पे? इस दिन पर जो मेरा संदेश है वो हर ग्रुप के व्यक्तियों के लिए अलग अलग है। अगर आपके घर में बच्चा है तो आप उस बच्चे के खान पान पर विशेष ध्यान दिए, बच्चे को प्रोत्साहित करिए कि वो बाहर जाए, खूब अच्छे से खेले, ताकि उसकी हड्डियां मजबूत हो। संतुलित आहार करें, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल एटसेट्रा एटसेट्रा खाएं, जिससे बोन मिनरल डेंसिटी आपकी बच्चे की बढ़े। अगर आप और आगे की उम्र पे हैं तो आपके लिए संदेश है कि आप ऐसी चीजों से दूर रहें जिससे आपकी हड्डियां पर दुष्प्रभाव पड़ता है। जैसे धूम्रपान बिल्कुल नहीं करें, मदिरा सेवन से दूर रहें, और अगर आपकी उम्र और उस टाइम पे भी आपको संतुलित आहार पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। अगर आप वृद्धावस्था के पास में हैं तो उस टाइम पर आप पूरा ध्यान रखें कि कोई मामूली सी चोट आपको ना लगे, जिससे कि आपकी हड्डियों के टूटने का खतरा हो। तो जो मैंने आपको अभी बताया कि आप छोटे छोटे से कदम उठाएं। घर में अगर आप इवन चप्पल लेने जा रहे हैं तो आप देखें कि चप्पल कुछ ऐसी तो नहीं है कि जो फिसलने जैसी हो, जिससे फिसल के आप गिर जाएं। कहीं किसी कमरे की अगर लाइट कम है तो आप पहले लाइट ठीक कराएं, ताकि प्रकाश के अभाव में आप कहीं गिर ना जाएं। बाथरूम पर विशेष ध्यान दें कि जहाँ के फ्लोर ऐसा हो जो फिसलने वाला ना हो। और वृद्धावस्था में आप जो है वो अपने आप को एक्टिव बनाए रहें। ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव या उसके उपचार का जो मूल भाग है वो है मोबिलिटी, मोबिलिटी, मोबिलिटी। आप अपने आप को चलायमान रखें, चलते रहें, उससे आपका जो हड्डियां हैं वो मजबूती लेंगी। इन सब चीजों पे आप ध्यान दें
और अगर आपको ज़्यादा कोई परेशानी हो तो आप फिर अपनी चिकित्सक से संपर्क करें, जो आपका फिर पूरी तरह से प्रॉपर्ली उस चीज का उपचार कर पाए। बहुत उपयोगी और बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। छोटे छोटे कदम हैं ये, जिन्हें अपना करके आप ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं। खासकर जो वृद्धजन हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। उनकी सेहत का ध्यान रखिए, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखिए, और इस तरीके से आप अपने को, अपने हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होने से बचा सकते हैं। और जैसा कि आपने आखिरी में मंत्र दिया, चलायमान चलायमान चलायमान, तो इस मंत्र को आप अपना करके रखिए। अगर चलायमान है आप, तो आपकी जिंदगी भी ऐसे ही चलायमान बिल्कुल खूबसूरत तरीके से चलती रहेगी। और अभी वक्त हो गया है हमें चलने का, तो हम लेते हैं रुखसत अपने श्रोताओं से। डॉक्टर राजेश जैन, प्रोफेसर विभागाध्यक्ष अस्थि रोग विभाग, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर से हमारे बीच में आप आए, आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद।